जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास में। हम लोग बात क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट ITI कर चुके हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो उनके लिए क्या होता है, जो भी वैकेंसी आती है, जैसे कि UPPCL TG2 ALP का 10+2 कर रखा है तो अब टेक्नीशियन का, यूपी आर्मिनल TG2 या फिर विभिन्न मेट्रो में, इसरो में और भी तमाम जगहों पे जहाँ पे ITI बेस पे वैकेंसीज आती हैं। तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं, उससे रिलेटेड हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार उससे रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं, उसको हम लोग उठाएंगे। उसके बाद डिटेल्ड उसको सॉल्यूशन करेंगे, उस प्रश्न को भी जानेंगे, उससे रिलेटेड और भी कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको भी जानेंगे। तो हम लोग बाकी जो पेपर पैटर्न इन चीजों की बात तो हम लोग करते ही रहेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये सेशन उनके लिए है जिन्होंने ITI कर रखा है और तैयारी शुरू कर दिया। तो चलिए पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या-क्या करेंगे, नए फैक्ट भी ऐड करते जाएंगे और आप एक शॉर्ट नोट के तरीके से जो भी प्रश्न मिल रहे हैं उसमें से जो आपको पता है वो तो अच्छी बात है, जो चीजें नहीं पता है उसको आप नोट करते जाइए। इसके लिए जो भी नए फैक्ट होंगे वो आपको पेपर से पहले रिवीजन करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं, बाकी पेपर पैटर्न इन चीजों की बात हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए फुल वेव रेक्टिफायर फ्रॉम ए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। पहली चीज, भाषा का जो है अंतर ये नहीं बना रहेगा। प्रश्न आपको जो भी यहाँ मिल रहे हैं इंग्लिश में मिल रहे हैं, लेकिन हिंदी का ट्रांसलेशन वो मैं करके बताता रहूंगा। इसलिए आप ये मत मान के रखिए कि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दिक्कत किसी को नहीं होने वाली, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम। तो इसमें बात क्या कर रहा है, एक तो फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, दूसरा उसमें भी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज करके ये फुल वेव रेक्टिफायर बना रहा है। तो पहले तो रेक्टिफायर कितने तरह का होता है, दो होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव में कितने डायोड लगते हैं, एक डायोड लगता है। फुल वेव भी दो तरह का हो गया, एक तो हो गया आपका ब्रिज टाइप और एक क्या होगा, सेंटर टेप टाइप। ठीक है, तो ब्रिज टाइप में जो है चार डायोड लगता है और सेंटर टेप टाइप में दो डायोड यूज होता है। हाफ वेव की इफिशियंसी क्या होती है, 40.6% होती है। और फुल वेव के जो भी दोनों हैं, इन दोनों की इफिशियंसी जो होगी वो 81.2% होती है। तो एक तो हमने ये जान लिया कि हाफ वेव और फुल वेव में डायोड कितने यूज होते हैं। दूसरा क्या जान लिया कि इसमें इफिशियंसी कितना होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है तो एनपीएन का नाम क्यों लिख रहा है, क्योंकि ट्रांजिस्टर इस बेस पे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। जनरली जो होता है वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन पीएनपी में क्या होते हैं, ये होल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है वो हाई होती है, मोबिलिटी होती है इसकी हाई। तो इसलिए जो है इसको कंडक्ट करने में जो है कम टाइम लगता है, इसलिए हम लोग एनपीएन का यूज ज्यादा करते हैं। अब क्या पूछ रहा है कि ऑपरेशन में पूछ रहा है बायसिंग के बेस पे। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बायसिंग का फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया, ये आपका बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये एनपीएन। ठीक है, तीन लेयर होती हैं इसमें, एक एन पी एन। ये क्या हो गया, आपका इमीटर हो गया, ये हो गया बेस हो गया, ये हो गया कलेक्टर हो गया। ये अब क्या है, इसकी बायसिंग
बायसिंग का क्या मतलब होता है? एक तो फॉरवर्ड बायस होता है, एक होता है रिवर्स बायस। इमीटर का मतलब होता है उत्सर्जक, ठीक है। कलेक्टर का मतलब होता है संग्राहक। तो हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेस को बेस ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर बायसिंग क्या होता है पहले तो जान लेते हैं। अगर हम एन टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से जोड़ रहे हैं, ठीक है, और पी को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस। और अगर एन को पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, और पी को जो है अगर निगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायसिंग, ठीक है। उसी के बेस पे एनपीएन ऑपरेट कब होता है? तो कब होता है? जब इसका इमीटर बेस जंक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है ये रिवर्स बायस में। अब यहाँ पे जो है ये यन लेयर है, ठीक है। तो अगर यन फॉरवर्ड हमको करना है तो यन को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो ये मान लीजिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से हमने जोड़ दिया। तो यन पे जो है निगेटिव जुड़ गया और बेस पे जो है ये पॉजिटिव हो गया। तो ये टर्मिनल जो हो गया आपका इमीटर बेस जंक्शन जो हो गया, ये जो है आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब बात आती है कलेक्टर बेस जंक्शन की। तो इसको क्या करना होता है? ये तब ऑपरेट होता है जब कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है ये रिवर्स बायस में होता है। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है? ये अगर ये एन लेयर का है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो पी लेयर है यानी कि जो बेस है, इसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या होता है कि ऑपरेट होने के लिए इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में होना जरूरी होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इमीटर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस, ठीक है, एंड बेस कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी रिवर्स बायस। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। बाकी भी जो भी है, अब देखिए इसमें क्या है, इमीटर बेस को फॉरवर्ड कर रहा है लेकिन कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड कर दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें क्या है, रिवर्स और रिवर्स कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड यानी कि ये इन्वर्स कर दे रहा है, तो तब भी ऑपरेट नहीं होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंड्यूस्ड लो वोल्टेज ऑन मेटल इक्विपमेंट। जो मेटल वाले इक्विपमेंट आपके यहाँ यूज होते हैं, या इंडस्ट्री में मोटर लगी है, फैन लगे हैं, कुछ भी लगे हैं, तो उसमें एक छोटा सा छोटी वैल्यू का जो है वो वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? इंडक्शन के कारण। क्यों होता है? क्योंकि ये मेटल के पार्ट होते हैं। व्हिच काज लो शॉक कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग, ठीक है। जो म, छोटी वैल्यू का जो वोल्टेज जनरेट हुआ है उसमें, उसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? ठीक है। एर्थिंग न्यूट्रल फेज लाइन इंसुलेटेड फुटवियर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? मेटल बॉडी की जो है आपकी एर्थिंग कर दी जाती है। तो जो भी वोल्टेज जो होता है वो इंड्यूस होता है, वो वोल्टेज जो है जमीन में टच होने की वजह से, अर्थिंग होने की वजह से वो आपका जीरो हो जाता है। इसलिए हमको शॉक नहीं लगता है। इसमें आपका ये मानना हो सकता है कि इंसुलेटेड फुटवियर पहन के भी हमको शॉक नहीं लगेगा। तो शॉक नहीं लगेगा, तो ये क्या किया है आपने? प्रिकॉशन लिया है, ठीक है। लेकिन ये शॉक जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, उसको ही खत्म करने के लिए, उसको ही रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो हम लोग एर्थिंग यूज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाउ इज ए लिजोसियस पैटर्न क्रिएटेड? अब ये आया कहाँ से? ठीक है, तो आपने सुना होगा सीआरओ का नाम, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपके पेपर में, ठीक है, पूछ भी चुका है, आगे भी पूछ सकता है। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ऑसिलेटर नहीं करेंगे, कभी कभी ऑप्शन में ऑसिलेटर भी मिल जाएगा, तो ऑसिलेटर भी आप पढ़ के आते हैं, तो आपसे थोड़ा सा गलती होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब ये क्या करता है? ये जो हम वेवफॉर्म उस पर देते हैं, उसका ये सिंबल क्रिएट करता है, यानी कि उसको ये ड्रॉ करता है सिग्नल के फॉर्म में।
अब लिजोसियस पैटर्न क्या करता है, तो ये दो जो सिग्नल होते हैं, दो साइन वेव जो होगी, उसमें कितने एंगल का डिफरेंस है, ठीक है, ये चीज जो है ये ड्रॉ करके बताता है। इसके जो लिजोसियस पैटर्न का जो शेप होगा, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे कि दोनों फेज में जो अंतर है वो कितने डिग्री का है, ठीक है। एक चीज तो ये दो साइन वेव में, और जितने डिग्री का लीड लैग होगा वो बताएगा आपका, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, बाय ड्राइंग स्क्वायर वेव, ठीक है। तो लिजासियस पैटर्न जो है, सीआरओ जो है ये सारे पैटर्न को दिखा सकता है, ठीक है, स्क्वायर ट्रायंगुलर ये सब, लेकिन जो लिजासियस पैटर्न बनाता है ये केवल साइन वेव के लिए बनाता है, ठीक है। तो इसमें भी स्क्वायर वेव की बात कर रहा है। तो ड्राइंग टू साइन वेव व्हिच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, दो साइन वेव के बीच में खींचेगा जो एक दूसरे से कुछ डिग्री के कोण पर हों, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। अगला ऑप्शन क्या है, बाय ड्राइंग टू साइन वेव ऑन द सेम एक्सिस, अगर सेम एक्सिस पे होगा तो ये 0 डिग्री दिखाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कि दो साइन वेव हो और वो एक दूसरे से कुछ कोण पर हों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर वैनिसेस सडनली, ठीक है। अगर डीसी मोटर का जो ईएमएफ है, बैक ईएमएफ है, अगर ये 0 हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मोटर पर, ठीक है। डीसी मोटर की बात हो रही है, ऑप्शन है द मोटर विल स्टॉप, मोटर रुक जाएगी, मोटर कंटिन्यूअस चलती रहेगी, मोटर नॉइज उत्पन्न करेगी, तो मोटर आर्मेचर विल बर्न, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए हम लोग कोई भी मोटर लेते हैं, तो जो मैक्सिमम करंट होता है वो आपके आर्मेचर आर्मेचर जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण, या आर्मेचर में ही मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चलिए संट मोटर बना लेते हैं, डीसी संट मोटर बना लेते हैं। इसकी ये हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग, और इधर से हमने सप्लाई दिया भी वोल्ट का। अब इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए होता है ये बहुत कम होता है। इसमें करंट हमने आई ए मान लिया। इसमें जो मैक्सिमम करंट होती है जो यहाँ से जाती है, टोटल आई होता है, ये आई एस एच यानी कि जो शंट फील्ड में जा रही है करंट, और आई ए, ये दोनों का टोटल होता है। लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो आई ए का ही होता है। अब चलिए हम लोग जो है इसका करंट का फार्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, V इक्वल टू आई ए आर ए प्लस इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ई वी, बैक ईएमएफ जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फार्मूला मिल गया आपको। अब हम लोग यहाँ से अगर आर्मेचर करंट की बात करेंगे तो निकल के आएगा V माइनस ई बी बटे आर ए। अब इसी फार्मूले से आप देख के इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और भी प्रश्नों का जवाब इस फार्मूले का यूज करके आप दे सकते हैं। तो आप चाहे संट लेंगे, सीरीज लेंगे, कंपाउंड लेंगे, सारे से एक ही चीज निकल के आएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर ईबी की जगह बैक ईएमएफ को अगर 0 कर देंगे, अब देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ईबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो भी में से कोई ज्यादा वैल्यू घटेगी, और ज्यादा वैल्यू घटेगी तो कम वैल्यू आएगी, यानी कि आईए का मान, आर्मेचर करंट का मान कम होगा। लेकिन अगर इसको 0 कर दिया जाए तो इस टोटल की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, तो यानी कि आर्मेचर करंट की वैल्यू कम ज्यादा हो जाएगी। अगर आईए की वैल्यू ज्यादा हो गई, आर्मेचर करंट की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो जो आर्मेचर में लॉस होगा, आई ए स्क्वायर आर ए जो लॉस होगा, ये आपका बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से द मोटर आर्मेचर विल बर्न, ठीक है, मोटर में बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होगी और मोटर का जो आर्मेचर होगा वो आपका जल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, द टर्न रेशियो ऑफ एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज, ठीक है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमको दो चीजों को अलग करना है, इलेक्ट्रिकली अलग करना है, ठीक है। पावर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकली उसको आइसोलेट यानी कि अलग अलग करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये ना तो वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप अप भी नहीं करता है, और स्टेप डाउन भी नहीं करता है।
ये क्या करता है, जिस वोल्टेज पर आप इसको इनपुट दोगे उसी वोल्टेज पर ये आउटपुट दे देगा। यानी कि क्या होता है, तो टर्न रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है। टर्न रेशियो जो होता है, ये प्राइमरी का टर्न जो होता है, प्राइमरी टर्न बटे सेकेंडरी टर्न, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न होता है। ठीक है। अब प्राइमरी में जितना वोल्टेज है उतना ही सेकेंडरी में वोल्टेज है, यानी कि जो टर्न है वो आपके दोनों बराबर है। तो अब टर्न अगर बराबर होंगे तो ये टर्न रेशियो कितना आएगा, 1/1, यानी कि 1/1 का रेशियो आएगा। इसको यूज किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकली अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये ना तो वोल्टेज को बढ़ाता है और ना वोल्टेज को घटाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which of the following electrodes is used for pipe earthing? पाइप अर्थिंग की बात कर रहा है। इसमें क्या है, रॉड की बात कर रहा है, प्लेट की बात कर रहा है, रॉड की बात कर रहा है। अब इसमें सॉलिड रॉड, इसमें हॉलो जीआई रॉड। ठीक है। तो पाइप अर्थिंग में क्या होता है, एक पाइप होती है, जीआई की पाइप होती है, गल्वनाइज आयरन की पाइप होती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which type of relay is preferred for phase fault on short transmission line? लाइन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, या सर्किट ब्रेकर जो लाइन में लगा होता है, ये फाल्टी कंडीशन में इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सी कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें से एक तो लंबाई के हिसाब से, ठीक है, लंबाई के हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन को बांटा गया है। तो उसमें एक तो स्मॉल, एक मीडियम और एक लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। अब इसमें से किसको मीडियम कहा जाएगा, किसको स्मॉल कहा जाएगा और किसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहा जाएगा, इसको दूरी के हिसाब से बांटा गया है। तो जो 80 किलोमीटर तक की लाइन होगी उसको स्मॉल, यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और जो 80 से 160 किलोमीटर लंबी होगी उसको जो है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और जो 180 किलोमीटर से एबव की होगी उसको जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, स्मॉल या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसकी लंबाई कितनी होती है, जब लाइन की लंबाई जो है 80 किलोमीटर से कम की होती है तो उसको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। अब ये जो किलोमीटर, ये लंबाई के हिसाब से बांटा गया है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो एक प्रश्न के साथ साथ हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को और ऐड करके जान रहे हैं। इसमें क्या है, अब किस लाइन को बचाने के लिए कौन सा रिले ऑपरेट होता है। तो स्मॉल जो होती हैं इसमें क्या लगता है, रिएक्टेंस रिले, और जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें इम्पीडेंस रिले, और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें क्या यूज किया जाता है, महोर रिले। ठीक है। तो अब क्या हो गया, तीन प्रश्न और तैयार हो गए आपके। एक तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस रिले, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। दूसरा हो गया आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज होगा, तो इम्पीडेंस रिले। तीसरा हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज होगा, तो महो रिले। एक तो और पूछता है कि कौन सा रिले जो होता है इन तीनों में डायरेक्शनल होता है, कौन सा यूनिडायरेक्शनल होता है, कौन सा बाई डायरेक्शनल होता है। तो जो आपका महो रिले होता है ये होता है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक दिशीय, केवल एक ही दिशा में काम करता है। ठीक है। और जो रिएक्टेंस रिले और इम्पीडेंस रिले हैं ये जो हैं बाई डायरेक्शनल रिले। तो इस तरह से आपके बहुत सारे प्रश्न एक साथ तैयार हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which of the given motor has the poorest speed regulation? पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, खराब जो है स्पीड कंट्रोल, किसकी स्पीड कंट्रोल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ये होता है आपका सीरीज मोटर। इसके स्पीड कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है, और यही वो मोटर है जिसको नो लोड पर कभी नहीं चलाया जाता है, नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये नो लोड पर डेंजरसली हाई, बहुत ज्यादा स्पीड प्राप्त कर लेता है, जो मोटर के लिए, मोटर के रोटर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। Which of the following
which meter is regarded as इंसुलेशन टेस्टर। ठीक है, इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन से मीटर का। ठीक है, तो मेगर, इंसुलेटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, वाट मीटर। तो वाट मीटर जो होता है ये पावर, शक्ति को, फ्रीक्वेंसी मीटर ये आपका फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को मापता है। इंसुलेटर ये क्या है, ये पदार्थ को तीन तरह से बांटा गया है। एक तो कंडक्टर हो गया आपका, एक हो गया सेमीकंडक्टर, और एक क्या होगा, इंसुलेटर। तो इनकी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो बांटा गया है मटेरियल को, वो तीन भागों में बांटा गया। अब चौथा बचा इन मेगर। मेगर ये क्या होता है, ये बहुत ही हाई वैल्यू की जो रेजिस्टेंस होता है उसको मापता है। और जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम में ही आता है। ठीक है, तो ये हाई वैल्यू का यानी कि इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए जो होता है आपका, यूज किया जाता है मेगर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग फिर मिलते रहेंगे इसी तरह के अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय